दोस्तों नमस्कार। एक डर तो है, अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश में कहेंगे क्या? क्योंकि भारत की सुबह तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अपने देशवासियों के नाम संबोधन और उसमें जुड़े हुए ऐलानों से ही होगी। सुबह के 6:30 बजेंगे भारत में और अमेरिका में रात के 9 बजेंगे, तब यह भाषण शुरू होगा। लेकिन जिस ऐलान का डर समूची दुनिया के सामने है, वो इस बात को लेकर खौफजदा है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति पैदल सेना को ईरान के भीतर घुसने की इजाजत दे सकते हैं, जो इस वक्त हजारों की तादाद में मौजूद है। इसका मतलब है युद्ध व्यापक होगा। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी है, अमेरिकी राष्ट्रपति एक व्यापारी है। व्यापारी से मतलब यह है कि वो जानते हैं इकोनॉमी के आसरे ही देश मजबूत होता है या देश कमजोर होता है। और युद्ध जब मुनाफा ना दे पा रहा हो तो फिर मुनाफे के रास्ते को पकड़कर युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति से और बेहतर कौन जान सकता है। शायद इसीलिए जो अलग अलग कयास लग रहे हैं, उससे हटकर जरा ईरान की तरफ एक क्षण के लिए झांक लीजिए। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी ऐलान करेंगे उसका सबसे व्यापक असर ईरान पर पड़ने वाला है। पश्चिम एशिया में या तो वह एक बड़ी ताकत होगा अगर अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहकर निकल जाते हैं कि हम तो जीत गए, हमने ईरान के भीतर रिजिम चेंज कर दिया, हमने यह तय कर दिया कि अब कभी ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, तो इसके बाद बचता क्या है, हमने तो सफलता हासिल कर ली। और इसके बाद ईरान युद्ध से अमेरिका निकल जाए, उसका दूसरा असर इजराइल पर पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की पहचान ही युद्ध को लेकर है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे यह युद्ध खत्म हो जाए या फिर इस युद्ध से अमेरिकी राष्ट्रपति बाहर हो जाए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इजराइल में भी चुनाव होने हैं और बेंजामिन नेतान्याहू चाहते हैं कि इस चुनाव में वह जीते, उसके बाद गद्दी छोड़े। कमोवेश अमेरिका के भीतर भी मिड टर्म नवंबर में होना है और सवाल अब कांग्रेस का नहीं, अब तो सीनेट में भी रिपब्लिकन्स कमजोर ना हो जाए और आने वाले वक्त में जो मन चाहे सो जो करा पाने की स्थिति थी, सब कुछ डाइल्यूट ना हो जाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। लेकिन सवाल इन दोनों परिस्थिति से बिल्कुल हटकर इसलिए है क्योंकि हमला अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर किया था और हमला जिस देश पर हुआ था उसने अब से चंद मिनटों पहले यह जानकारी देनी शुरू कर दी कि उसने आज इजराइल पे 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, तेल अवीव को तहस तहस कर दिया है। खाड़ी देशों में भी अलग अलग जगहों पर, वो एयरपोर्ट हो या फिर ऑयल टैंकर हो, अटैक किया गया है। अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी अधिकारियों को, अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर्स को चेतावनी दी गई है, हमला उस पर हो सकता है, तो वहां के नागरिक उनकी अगल बगल बिल्कुल ना रहे। यानी ईरान ट्रंप के ऐलान से पहले यह मैसेज दे रहा है, जो भी हो युद्ध आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। और अमेजन पर बहरीन में जो उसका दफ्तर है, वहां पर भी मिसाइल दाग दी गई। वक्त निर्धारित था जब तेहरान में 8 बजेंगे और भारत में उस वक्त 10 बजेंगे और उसके बाद अलग अलग अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला होगा। लेकिन बात इस वक्त इस युद्ध को लेकर और अमेरिकी राष्ट्रपति की अपनी राजनीतिक पहचान जहां से शुरू होती है, उसको लेकर आज उनके राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले समझने की जरूरत है। जब पहली बार ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उस दौर को याद कीजिए। प्रचार के दौर में भी वो पुतिन के गुण गाया करते थे और यह कहा भी गया था डेमोक्रेट्स की तरफ से कि दरअसल ये रशिया के व्यक्ति हैं। यानी रशिया की नुमाइंदगी या कहें पुतिन की नुमाइंदगी अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं। और जब वो चुनाव जीत गए तो इसके बाद डेमोक्रेट्स ये कहने से चूके नहीं थे कि जितना पैसा उस चुनाव में फूंका गया वो सब रशिया का पैसा था या कहें पुतिन के जरिए दिया गया था। यह बात आई गई हो सकती है, लेकिन अगर उस दौर को याद करते करते ट्रंप के दूसरे टर्म यानी मौजूदा वक्त में जब आप खड़े होंगे और इन दोनों परिस्थितियों के बीच बाइडेन के दौर में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और पूरे नाटो कंट्रीज खड़े हो गए थे और नाटो कंट्रीज ने अमेरिका से गुहार लगाई थी, आप मदद कीजिए। और चूंकि नाटो के सदस्य अमेरिका भी था तो फिर उसने मदद भी खुलकर यूक्रेन को लेकर की। लेकिन उस वक्त पुतिन ने खुले तौर पर कहा था कि दरअसल नाटो का कोई मतलब है ही नहीं और नाटो का मतलब कोई नहीं है। तो यह बात वो ट्रंप के दूसरे टर्म में भी उन्हें समझा रहे थे, नाटो का कुछ भी मतलब नहीं है। और नाटो को लग रहा था अगर यूक्रेन रूस ने जीत लिया तो रूस उनके दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा, यानी सीमा रेखा
नाटो कंट्रीज से मिलेगी और उसके बाद उनके सामने या तो हमेशा युद्ध की चेतावनी होगी या फिर उनका डिफेंस बजट बहुत बढ़ चुका होगा। इसीलिए डिफेंस बजट को बढ़ाने का पहला प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो कंट्रीज से उस वक्त किया था जब यूक्रेन को लेकर उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च कर दिया है और अब आप अपने बजट को कम से कम 1.5 से 2% और बढ़ा दीजिए। कई देशों ने बढ़ाया भी, लेकिन इस युद्ध के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो को कागजी शेर बताया, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त पुतिन नाटो को कागजी शेर बता रहे थे। इस रेफरेंस की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि रूस की भूमिका इस युद्ध में बहुत ही क्रिटिकल रही है। वह चीन की तरह खुलकर ईरान के साथ खड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन यह माना गया कि उसने टैक्टिकल मदद ईरान को जरूर की। और यह भी सवाल बड़ा हो गया कि ईरान अगर इस पूरे इलाके में एक ताकतवर देश बन के उभरता है तो उसका लाभ किसे मिलेगा। ब्रिक्स बनाने वालों में रशिया है और ब्रिक्स के सदस्य बनने वालों की आखिरी कतार में ईरान भी है। और पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले सामने आए। उन्होंने कहा दरअसल होर्मुज़ रूट का जो मसला है उसको वो सुलझा सकते हैं, सुलझाएं या ना सुलझाएं, लेकिन जो मुश्किल हालात दुनिया के सामने है उसको सुलझाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने अलग अलग तरीके से ईरान युद्ध से कितना लाभ रूस को हो रहा है, लेकिन दुनिया के सामने तेल की आवाजाही को लेकर और एनर्जी के संकट को लेकर व्याप्त चीजों को अब सुलझाने का वक्त है। यानी नाटो खारिज करने की स्थिति में अब ट्रंप खड़े हो चुके हैं। नाटो का कोई मतलब नहीं है, यह पुतिन कह चुके हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका की जमीन पर पुतिन पहुंचे थे जब दोनों के बीच संवाद हुआ था। यानी ऐसा संभव ही नहीं हो सकता था, इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था कि रूस के राष्ट्रपति अमेरिकी जमीन पर आ जाएं, लेकिन ट्रंप ने वह भी कर दिखाया। दोनों एक साथ खड़े हुए। उस वक्त कौन सी सहमति कौन सी असहमति बनी थी, और यह सवाल उस दौर में वाकई बड़ा था, क्या अमेरिका या ट्रंप रूस के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय बिसात को बिछाएंगे, क्योंकि उन्हें चीन को टारगेट करना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में रूस उनके साथ खड़ा होगा। और इन सब के बीच जब एक वक्त जिक्र एप्स्टीन फाइल का भी हुआ, तब भी यह कहा गया कि दरअसल वो फाइल कहीं ना कहीं रूस के पास ही है, यानी वहीं से उसकी उपज हुई है। इन तमाम सवालों के बीच हमें लगता है अब जो बड़ा सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन सा ऐलान करेंगे, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा, सुन लीजिए। Россия может предложить миру такие решения и сыграть важную роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли в целом. Для наших партнеров российские логистические маршруты могут быть выгодны как экономически благодаря сокращению сроков перевозок, так и с точки зрения диверсификации глобальных транспортных потоков. ईरान युद्ध को लेकर या फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर इससे पहले रूस के राष्ट्रपति इस तरीके से नहीं बोले थे। तो क्या यह मैसेज साफ हो चुका है कि राष्ट्र के नाम संदेश में अब अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ उस मुनाफे को देख रहे हैं जिस मुनाफे के आसरे दुनिया का बाजार चलता है, और उस बाजार में अब चीन को ज्यादा लाभ ना मिले, रूस को लाभ मिल रहा है, इसका जिक्र खुद पुतिन ने कर दिया। नाटो खत्म हो रहा है, इसका ऐलान एक लिहाज से मार्को रूबियो और खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कह दिया कि हम संबंधों को री एग्जामिन करने जा रहे हैं। और इस परिस्थिति के बीच में वह देश जो इजराइल के खिलाफ है वो मध्यस्थता की दिशा में क्यों बढ़े थे। वो पाकिस्तान हो सकता है, तुर्की हो सकता है, मिस्र हो सकता है, मिडिल ईस्ट के देश भी। लेकिन बावजूद इसके जो आखिरी पैमाना कल सामने निकल कर आया, जिसमें पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक 5 सूत्री शांति प्रस्ताव रखा, उसने बहुत साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि चीन किसी भी हालत में इस युद्ध की परिस्थितियों में अपनी मौजूदगी को पीछे करना नहीं चाहता है। तब सवाल है कि ट्रंप जिन बातों का ऐलान करेंगे वो जाहिर है दुनिया के बाजार पर असर डालने वाला है। अगर वो युद्ध खत्म करते हैं, सीज फायर कर देते हैं, तो क्या होगा? तेल की कीमतें यानी कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक झटके में नीचे आ जाएगी। शेयर बाजार कल जब खुलेंगे तो वो आसमान छूने की दिशा में बढ़ेंगे। जो अनसर्टेनिटी क्रिप्टो करेंसी को लेकर है और खुद ट्रंप का परिवार उस क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है, वो भी कुलांचे मारते हुए कह सकते हैं कि रॉकेट की गति से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर
वो ये ऐलान कर देते हैं कि पैदल सेना अब ईरान के भीतर घुसेगी तो सब कुछ अटक जाएगा, ना सिर्फ अटकेगा बल्कि परिस्थिति वैसी आ जाएगी जो 2025 में टैरिफ वार के बाद पूरी दुनिया में शुरू हो गया था, जो पूरे तरीके से अमेरिका बंधक बना लेगा एक बार फिर अपनी सेना की मौजूदगी के साथ। यह पैमाना बतलाता है कि दरअसल मुनाफा जो सीज फायर के साथ होगा उससे ज्यादा मुनाफा क्या पैदल सेना के ईरान के भीतर घुसने के ऐलान के साथ हो सकता है। और इन दोनों से हटकर जो तीसरा सवाल बीते दिनों से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान को तो हमने पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां की सत्ता पूरे तरीके से बदल चुकी है, नाटो ने धोखा दिया, अब वो साथ नहीं है, हमें याद रहेगा। ईरान अब कोई दुनिया के लिए खतरा नहीं है, वहां पर जो भी न्यूक्लियर षड्यंत्र की मौजूदगी थी सब हमने खत्म कर दिया और अमेरिका की सेना सबसे शानदार है, ताकतवर है। यह मैसेज अमेरिका के भीतर अपने वोटरों को लुभाने या उनके सामने एक नई परिस्थिति को रखते हुए यह बताने का है कि देखिए हमने युद्ध शुरू किया, हमने खत्म कर दिया। लेकिन यही से बड़ा सवाल होता है, ईरान क्या इसे मानेगा? क्योंकि जब लगातार इन बातों का जिक्र अभी भी ट्रंप कर रहे हैं, उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति हो या ईरान के विदेश मंत्री हो, वो लगातार जिन इंटरव्यू में जो 3 बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो बात अभी तक सिर्फ इतनी थी कि युद्ध आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। लेकिन बात यह है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अल जजीरा को इंटरव्यू देते वक्त ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, आप कैसे सोच सकते हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे? और अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हम अपने दामन को फैलाए हुए हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। और यह भी सवाल है कि हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी मौजूदगी आज की नहीं है, हजारों बरस पुराने सिविलाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई है। हम सब कुछ अमेरिका और इजराइल के सोचने के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। यानी एक ईरान ही है जो एक लिहाज से अमेरिका, इजराइल, चीन और रशिया की जो अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों की बिसात है उसमें वो खलल डाल सकता है। लेकिन खलल डाल वो इसलिए सकता है क्योंकि इस वक्त वहां के जो IRGC यानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके हाथ में सत्ता है, किसी पॉलिटिशियन के हाथ में सत्ता नहीं है। पॉलिटिशियन का जिक्र वहां के राष्ट्रपति को लेकर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि नहीं, वो उतने कट्टर नहीं है, वो बातचीत के लिए तैयार है। इस अंतर्विरोध में अगर IRGC बंदूक नहीं रखता है या बंदूक लेके तैयार हो जाता है पैदल सेना के इंतजार में, या फिर मिसाइल और ड्रोन लगातार दागे जाते हैं जो मदद चीन से मिल रही है, यह मैसेज फिर बड़ा और टकराव वाला हो जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम के संबोधन का मतलब क्या है, जब ईरान की सोच यही है, आप जो भी ऐलान करें हम तो युद्ध में शामिल हैं और युद्ध अपनी जीत के साथ ही खत्म करेंगे। We have not given any response to that 15-point proposal from the US. از طرف ما هم هیچ And from our side, there has been no proposal either. ارائه نشده. واقعیت این هست که The reality is that we have never had a good experience from negotiations with the US. One time years ago we negotiated and we even got a deal, and then the US withdrew without any explanation. And twice last year and now this year we negotiated with the US and the result was an attack by them. हालांकि इस मुश्किल परिस्थिति में इजराइल का रुख क्या होगा यह अभी तक किसी के सामने आया नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर युद्ध से बाहर हो जाता है तो इजराइल क्या करेगा, और अगर इजराइल युद्ध नहीं कर रहा है तो बेंजामिन नेतान्याहू का मतलब इजराइल के भीतर कुछ भी नहीं है। और अब इसका खुला जिक्र एर्दोगन ये कहकर चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल जब तक खून बहता रहेगा तब तक इस युद्ध के भीतर बेंजामिन नेतान्याहू की महत्ता है या उनकी राजनीतिक ताकत बरकरार रहेगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं है कि उनकी मौजूदगी और उनकी जरूरत इजराइल को उसके बाद हो। Savaşta dökülen her damla kanın Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatacak bir can suyu olacağı unutulmamalıdır. इन तमाम परिस्थितियों में 5 ऐसे सवाल हैं जिस पर आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी पैनी नजर गड़ा कर रखिए। पहला सवाल तो यही है, क्या यह युद्ध अमेरिका ने जो शुरू किया या ट्रंप ने जो शुरू किया वह उस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को लेकर था जिसमें डिफेंस का लाभ अमेरिका को मिल रहा है, वहां पर बड़ी तादाद में हथियार बन रहे हैं, जो हथियार और जो इन्वेस्टमेंट खाड़ी देशों में हो रहा था अब उसमें और तेजी आएगी, यानी पूरा खेल मुनाफे का। और दूसरा सवाल इसलिए खाड़ी देशों से जुड़ा है, उनके पास अब विकल्प क्या बचेगा, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा है कि अगर अमेरिका युद्ध से बाहर हो गया,
और अगर रशिया ने ईरान को समझाना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद सब कुछ पुरानी परिस्थिति में लौट आएगा, खाड़ी देशों को लेकर, जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद रहेगा। तीसरा सवाल ईरान और इजराइल के उस युद्ध को लेकर है जो टकराव उनमें बरसों बरस से रहा है और ग्रेट इजराइल का सपना बेंजामिन नेतान्याहू ने इजरायली लोगों को दिया हुआ है, वह एक झटके में खारिज होगा। नई ताकत के तौर पर ईरान की मौजूदगी होगी और उसके बाद अगला सवाल यह होगा, क्या खाड़ी देशों से ईरान भी अब वसूली शुरू करेगा, या फिर इस आधार पे खाड़ी देशों को और मुश्किल होगी कि अमेरिका और ईरान के टकराव के बीच अब उन्हें दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। एक तरफ हुर्मुज का टैक्स है, दूसरी तरफ सुरक्षा का टैक्स है। चौथा सवाल, शायद इस पूरी परिस्थिति में रूस और अमेरिका एक साथ ही खड़े थे। इस बात को हर कोई देख तो रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने इस दौर में जब ईरान की घेराबंदी की तो रूस ने खामोशी बरत ली। लेकिन अगला सवाल यह भी है, जिस वक्त डॉलर को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स ने सोचा था कि एक नई करेंसी आएगी तो उस पर सिर्फ एक ब्राजील था, यानी लूला थे, जो अडिग थे कि हां एक अल्टरनेटिव करेंसी लानी चाहिए। भारत ने हाथ पीछे खींचे, रशिया ने पीछे खींचे, और इन सब के बीच जो सैंक्शंस अमेरिका ने रशिया पर लगाए थे इस युद्ध में वह भी सैंक्शंस हटा लिए, यानी लाभालाभ की स्थिति रशिया को दे डाली। रशिया से भारत सैंक्शन के दौर में भी तेल खरीदता रहा, यूरोप को बेचता रहा, रिफाइन करके लाभ लेता रहा। लेकिन नई परिस्थिति में अब उसे किसी को रियायत में तेल बेचने की जरूरत नहीं है। लाभ लगभग 59% बढ़ चुका है रूस का। दरअसल यह युद्ध के उस बाजार का जिक्र है जिसमें ट्रंप और पुतिन हो सकता है आपको एक जगह खड़ी दिखाई दे। और जो पांचवा बड़ा सवाल है वो अमेरिका के भीतर की उस राजनीति का है, उस संकट का है जो ऐतिहासिक तौर पर पहली बार 80-90 लाख लोग सड़क पर यह कहते हुए निकल आए कि किंग नहीं चाहिए, यहां डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अपने लिहाज से फैसला लेने वाला नेता नहीं होना चाहिए। और इसके जरिए रिपब्लिकन्स संकट में आ गए। तो अपनी जमीन को दोबारा खड़ा कैसे करें और खास तौर से अपने वोटरों की इकोनॉमी को कैसे ठीक करें, उनको लाभ कैसे दें, यह युद्ध सीजफायर या खत्म तभी होगा जब अमेरिका को बहुत लाभालाभ हो रहा हो। अन्यथा दुनिया एक बार फिर उस युद्ध की बंधक बनेगी जिसकी अगुवाई कोई दूसरा देश नहीं, अमेरिका ही कर रहा होगा। इंतजार कीजिए, सुबह 6:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।